हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आपका स्वागत है इस वीडियो में। और मैं हमेशा की तरह उम्मीद करूंगा मेरे प्यारे बच्चों कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत ही जोरों शोरों से जबरदस्त तरीके से करूंगा। मैं बताता हूँ मैं भी एकदम बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों। जैन 2026 में 2026 के जो बच्चे हैं वो अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं बच्चों को हमेशा होता है कि सर जो हमारा पेपर नंबर 1 है एडवांस अकाउंटिंग का सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, हम लोग किस चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करें, किस पे कम फोकस करें, हम कैसे चीज़ों को मैनेज करें। तो उसी को लेके बेटा मैं आप लोगों के सामने वीडियो लेके आया हूँ कि जब से हमारी सी इंटरमीडिएट की न्यू स्कीम चालू हुई थी, दैट इज़ फ्रॉम May 2024। सो तब से लेके आज तक September 25 तक टोटल में 5 एग्जामिनेशन हो चुके हैं। May 24, September 24, Jan 25, May 25 एंड September 25 जो रिसेंटली कंक्लूड हुआ था। तो उसके जो भी पेपर में जिस भी चैप्टर जितने मार्क्स का क्वेश्चन आया उससे हमें फेयर आइडिया लगता है कि ऐसे किस चैप्टर को ज़्यादा तवज्जो दे रहा है, किसको कम दे रहा है। हमें हमेशा आगे के एग्जाम्स के लिए मदद मिल जाती है। और जब मैं आप लोगों के लिए बेटा एक ही जगह पे आपके लिए सारे अटेम्प्ट्स का इकट्ठे में एनालिसिस बता दूंगा तो आप लोगों के लिए हमेशा बेटर होता है, क्योंकि आपके पास इंडिविजुअल आपके पास PYQs देखने को मिलते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों को बेटा वो सारे के सारे जो आप लोगों के डाउट्स हैं ना वो आप लोगों के इस वीडियो के जरिए आंसर हो जाएंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को मेरे साथ अंत तक सुनेगा, क्योंकि मैं इसके अंदर में आप लोगों के साथ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें भी करने वाला हूँ और लास्ट में भी एक सवाल आप लोगों के लिए ज़रूर लेके आऊँगा। ठीक है ना। चलिए मेरे प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। बिफोर मैं आप लोगों को ये बताऊँ कि हमारा किस टाइम में कैसे एनालिसिस रहा है ऐसे के द्वारा, मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ बेटा पेपर पैटर्न को डिस्कस करना चाहूँगा। बिकॉज काफ़ी बच्चों को इसमें भी कंफ्यूजन रहती है कि जो हम पेपर देने वाले हैं उसमें ऐसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। तो जस्ट काफ़ी बच्चों को पता है, बट फिर भी कईयों को डाउट रहता है, तो इसके जरिए क्लियर हो जाएगा। तो बेटा एक होता है हमारा ऑब्जेक्टिव सेक्शन जो 30 मार्क्स का होता है, जिसमें MCQ रहता है, और सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव जो कि आपके पास रहता है 70 मार्क्स का। ठीक है ना। इसमें आपके 15 MCQs होते हैं 2-2 मार्क्स के ईच के। तो 15 MCQs आपको 2-2 नंबर के देखने को मिलते हैं। इसमें बाइफरकेशन कैसे होते हैं, जनरली इसमें देखने को मिलता है 3 केस स्टडीज होती है। मैं अभी तक बता रहा हूं जो पिछले 5 अटेम्प्ट हुए उसको देखते हुए 3 केस स्टडीज हमें देखने को मिलती है, जो हर केस स्टडी के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर 4-4 क्वेश्चन तो 12 क्वेश्चन यहीं पे आ जाएंगे। ठीक है ना। और ये केस स्टडीज के अंदर में क्वेश्चन किस पे बेस होते हैं, या तो किसी एक ही चैप्टर या AS को लेके होंगे, मान लिया सिर्फ बायबैक को है, या रिसेंटली September 25 में सिर्फ AS 17 को लेके हो गए थे। अब वो किसी भी चैप्टर से हो सकते हैं। ठीक है ना। या कैश फ्लो को लेके उन्होंने बना दिए 3-4, वो ऐसे हो सकते हैं, या कई बार मिक्स हो जाते हैं। तो एक ही केस स्टडी नहीं, जिसमें मान लीजिए उन्होंने AS 10 भी कवर कर लिया, AS 16 भी कवर कर लिया, AS 28 भी कवर कर लिया, तो मिक्स हो गए। तो होता है इंडिविजुअल चैप्टर AS पे या मिक्स ऑफ टॉपिक्स पे। तो 3 केस स्टडीज ऐसे होते हैं। उसके अलावा होते हैं 3-4 इंडिविजुअल MCQ। तो मान लीजिए अगर आपके 3 केस स्टडीज हर में 4-4 थे तो 12 क्वेश्चन हो गए। अब टोटल में 15 MCQ है, तो 3 आपके इंडिविजुअल हो गए। इंडिविजुअल का मतलब क्या है, वो 3 अलग अलग किसी भी टॉपिक से होंगे। हो सकता है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी से रिलेटेड हो सकता है वो AS 19 से रिलेटेड क्वेश्चन हो, तो जैसे भी है। तो ये आपका पैटर्न रहता है पेपर के अंदर में। इसके अलावा जो 70 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव है उसमें बेटा आपको करने पड़ते हैं 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट ऑफ 14 मार्क्स ईच। सर 5 ही करने पड़ेंगे? नहीं, आपके पास इसमें आते हैं बेटा 6 क्वेश्चन। देखो यहाँ तो आपके पास में कोई चॉइस ही नहीं है MCQ में, यहाँ पे पर चॉइस है। और इसमें भी क्या है, क्वेश्चन 1 कंपलसरी होता है 14 नंबर का। उसके अलावा बाकी होते हैं बेटा 5 क्वेश्चन, हमें कोई भी 4 करने होते हैं, तो एक ओवरऑल चॉइस है। तो आपके सामने 6 क्वेश्चन आ रहे हैं 14 मार्क्स के, मतलब आपका 84 मार्क्स का एक तरीके से पेपर हो गया। आपको 70 का करना है। ठीक है ना। और पहला क्वेश्चन कंपलसरी, जिसमें जनरली जो देखने को मिलता है या वो 7+7 होता है, या वो आपके पास 5+5+4 है। वो कॉम्बिनेशन जैसे मर्जी बन सकता है। मतलब अब तक ये देखा जा रहा है 7+7 है, 5+5+4 है, जैसे भी बना सकता है इंस्टीट्यूट। ठीक है ना। फिर 14-14 नंबर के भी आपके क्वेश्चन आते हैं। इसमें भी कई बार ऐसा देखा जाता है कि हो सकता है कोई क्वेश्चन 10+4 का हो जाए कॉम्बिनेशन में, या हो सकता है 7+7 का भी हो सकता है कॉम्बिनेशन में। ठीक है ना। या 14 के भी आते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन है बहुत सारे चैप्टर्स में अभी आपको दिखाऊंगा। ठीक है ना। जिनमें 14 के आते हैं। पर जो आखिरी क्वेश्चन होता है जो ओवरऑल चॉइस में तो है, उसमें एक और चीज है देखने वाली। उसमें बेटा 3 पार्ट्स होते हैं जनरली, पार्ट A, B, C। और उसमें जो फर्स्ट पार्ट होता है ना 4 मार्क्स का, उसमें भी चॉइस होती है। मतलब यहाँ 2 क्वेश्चन होते हैं, 4-4 नंबर के। आपको एक इंटरनल चॉइस है, मतलब जो बच्चा क्वेश्चन 6 को अटेम्प्ट करने जा रहा है उसका जनरली जो पार्ट A होता है, जनरली पार्ट A में मतलब वहां पे भी एक चॉइस आ जाती है, इंटरनल चॉइस। फिर पार्ट B जनरली 4 का होता है, पार्ट C 6 मार्क्स का होता है। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन बताऊँ किस चैप्टर का होता है, हमेशा ब्रांच का होता है। यहाँ पे ब्रांच का आता है, मतलब अभी तक देखा जा रहा है ब्रांच का क्वेश्चन 6 नंबर का ही आता है, और वो ये वाला क्वेश्चन होता है जनरली। ठीक है ना। सो ये आपका पेपर का पैटर्न है, और सच में बता रहा हूँ काफी बच्चों को इसी का आइडिया नहीं होता। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है जो आप तैयारी करते हैं। सर अब किस चैप्टर से क्वेश्चन अभी तक कैसे आए, तो देखो मैंने आपके लिए पूरे एनालिसिस में, बिफोर आप इसको देखें सुने, मेरी बात जरा ध्यान सुनना बेटा। मैंने आपके लिए ना 5 अटेम्प्ट्स की यहाँ पे बनाए हैं एनालिसिस, चैप्टर बाय चैप्टर। प्लीज समझना कलर कोडिंग कैसे करिए। जो रेड कलर कोडिंग है ना वो है आप लोग की सब्जेक्टिव, जो 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पोर्शन है, जो कि एक्चुअली में देखा जाए तो 88 मार्क्स का बनता है। कैसे 88 का बना, क्योंकि 6 क्वेश्चन आ रहे हैं
हमारे पास में 14 मार्क्स 84 और यहाँ पे भी एक 4 नंबर का चॉइस, तो 88 मार्क्स का बन जाता है इफेक्टिवली, और ये 30 मार्क्स का ही है, ठीक है ना। तो जो रेड की कलर कोडिंग है वो है आप लोगों की बेटा सब्जेक्टिव वाले की, डिस्क्रिप्टिव पोर्शन की, और जो ये ब्लू वाली कलर कोडिंग है ये एमसीक्यू वाले की, तो वो मार्क्स उसकी है। मतलब अगर सिंगल यहाँ से एक एमसीक्यू आया था इस वाले टाइम में, मान लीजिए यहाँ 2 थे इस वाले टॉपिक के, तो ऐसे है कलर कोडिंग, ठीक है ना। अच्छा, मई 24 का जो आईसीए का पेपर आया था उसमें जब बाहर रिलीज किया गया था, जब आईसीए की तरफ से आया था, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ तब तक ऑब्जेक्टिव पेपर बच्चों को लेके जाने नहीं दिया जाता था, तो इसलिए उस टाइम पे जो 30 मार्क्स की केस स्टडीज है उसका अवेलेबल नहीं था, ठीक है ना, आप समझिए पब्लिक डोमेन में। उसके बाद से सितंबर 24 से अवेलेबल हो गया था कि पेपर में कौन सी केस स्टडी एमसीक्यू है, तो उसके वाले का एनालिसिस डला हुआ है। मई 24 में आप देखेंगे ब्लू वाली कलर कोडिंग नहीं है, वहां सिर्फ डिस्क्रिप्टिव पोर्शन है, तो मैंने वो भी बात आपको क्लियर कर दी, ठीक है ना। नाउ इफ यू सी, सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, देखिए मैं यही बताता जाऊंगा कौन से सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और वो मेरे को बताने की जरूरत नहीं, आपको खुद दिख जाएंगे भाई। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज 14 नंबर का क्वेश्चन, 14 नंबर का क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर का सीधा आता है बैलेंस शीट या बैलेंस शीट प्लस पीएल, भाई सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो 14 के आते हैं, सुपर इंपॉर्टेंट, इनको 4 मार्क कर देता हूँ। या आप अपने पास अगर बोलते हैं ए कैटेगरी टॉपिक्स बोल दीजिए इनको। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हर बार 7 नंबर का क्वेश्चन तो एक नॉर्मली रहता ही रहता है डिस्क्रिप्टिव में। कई बार देखो यहाँ पे आपके पास 8 नंबर की केस स्टडी भी बना के डालती थी, यहाँ पे भी 4 नंबर के, मतलब 2 क्वेश्चन आगे थे, तो ये भी आपके पास एक कैटेगरी ए टॉपिक है जो कैश फ्लो है। बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज का अगर मैं देखूं बेटा, जो डिस्क्रिप्टिव में क्वेश्चन एक आधी बारी देखने को मिले, बट एमसीक्यू में आ जाता है। आप देखिए 6 नंबर 8 नंबर, मैं ए नहीं बोलूंगा, बी कैटेगरी टॉपिक बोल सकता हूँ अपने पास, क्यों हम अपने पास क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन 14 नंबर 14 नंबर 4 नंबर 4 नंबर, आसान चैप्टर मत छोड़ के जाइए, आपके पास कैटेगरी ए का ही टॉपिक बोलूंगा, इंपॉर्टेंट है और ये आसान है, मतलब बाकियों में सबसे बोलूँ तो सबसे ईजी है, जिसको करने में भी टाइम कम लगता है। देन अमेलगमेशन इंस्टीट्यूट का प्यारा, देखिए करना तो पड़ेगा वरना रिस्क लेते हो, सीधा 14 नंबर का क्वेश्चन हर बार विदाउट एनी फेल। देखिए आपके पास देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन इससे हमेशा आता है, आपके पास यहाँ पे देखने को मिल जाता है ज़्यादातर 14 का, या आपके पास नीचे AS21 कंसोलिडेशन आएगा वहाँ पे। इन 3 के 14 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं भाई, कैटेगरी ए टॉपिक विदाउट एनी डाउट। फिर आपका कंसोलिडेशन जो है AS21 उसका आपके पास में देखिए 14 14 14, फिर 10 + 4 का भी 14 और ये भी 14, यहाँ पे विद AS23 के साथ आ गया था, मतलब छोटा सा पॉइंट एक एसोसिएट का भी ऐड हो गया था, इसलिए मैंने लिख दिया विद AS23। तो इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये चैप्टर छोड़ ही नहीं सकते। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, कैश फ्लो, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, अमेलगमेशन, कंसोलिडेशन, आप देखिए यही आपकी अच्छी खासी वेटेज बनाता है, ठीक है ना। ब्रांच का हर बार 6 नंबर का क्वेश्चन है विदाउट एनी डाउट, आप अपने पास में रिस्क ले रहे हैं अलग बात है, मतलब एक लास्ट में क्वेश्चन में आता है, ओवरऑल चॉइस में भी है, बट आपके पास करके जाना बनता है, ठीक है ना। अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स, इंडिविजुअली इस चैप्टर से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, कम आया हुआ है, बट इसका रिलेवेंस और चैप्टर्स में आता है, तो नेवर थिंक ऑफ लीविंग द चैप्टर, ठीक है। आई विल नॉट से कैटेगरी ए टॉपिक, बट ऑब्वियसली एक इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है, मतलब आप इन्हें बोल सकते हैं कैटेगरी बी टाइम आउट। फिर फ्रेमवर्क वाला जो चैप्टर है बेटा आपके पास में जनरल है, मतलब ये चैप्टर करने में भी समय कम लगता है, इसमें से 4 मार्क्स तक का क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। इंट्रोडक्शन एप्लीकेबिलिटी से एक बार 4 मार्क्स का क्वेश्चन जनरल आ गया था, AS1 से आया ही नहीं है। AS2 अगर आप देखेंगे इससे 7 नंबर का, 4 नंबर का, 5 नंबर का। आई विल से इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैं AS में अगर बोलूँ तो कैटेगरी ए टॉपिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में, अगर मैं बोलूँ अपार्ट फ्रॉम AS13 एंड 21 काइंड ऑफ, ठीक है ना। फिर AS नंबर अगर आप 4 से देखेंगे जनरली नहीं देखने को मिलता, 5 का भी आपके पास इसी बार आया था 4 नंबर का, 7 इंपॉर्टेंट हो जाता है, 7 का है यहाँ पे 6 की एक केस स्टडी भी आगे थी, देखने को मिल गई थी, ठीक है ना, तो कैटेगरी ए टॉपिक बोला जा सकता है, ठीक है ना। 9 का आपके पास जनरल है, ठीक है ना। 10 का आपके पास में इंपॉर्टेंट एक बार आ गया था 7 नंबर का क्वेश्चन सीधा ही, जो मई 25 में, बाकी आपको एमसीक्यूज में देखने को मिल जाता है, जनरली एमसीक्यूज में आपके पास क्वेश्चन आता है। वैसे तो मैं हमेशा बोलता हूँ एज अ स्टूडेंट किसी भी सब्जेक्ट के अंदर में, चाहे मेरा भी उस सब्जेक्ट एडवांस अकाउंटिंग, मैं हमेशा बेटा बच्चों को बोलता हूँ आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करनी है, नेवर गो विद सिलेक्टिव स्टडी। ये जो ABC एनालिसिस होता है, मैं जनरली बोलता हूँ रिडंडेंट टाइप थिंग है, बिकॉज आई से कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। हाँ, ये जो बड़े चैप्टर्स है ना, इनमें नहीं आप रिस्क ले सकते, बस मैं ये कहना चाहता हूँ। AS में तो किसी भी AS से कभी भी क्वेश्चन आ सकता है, वो हमेशा इंस्टीट्यूट आगे पीछे करता रहता है। अगर आप छोड़ के जा रहे हैं तो हल्का सा रिस्क आया था, बट एटलीस्ट इस एनालिसिस से आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ, ठीक है ना। देन जो बाकी AS है बेटा, इनमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे AS15 से इंस्टीट्यूट ने पूछा हुआ है, मैं बोल सकता हूँ कैटेगरी ए काइंड ऑफ अ टॉपिक, इसको नहीं छोड़ना बनता, मतलब AS15 है। फिर आपके पास में देखिए यहाँ पे AS16 से एक बार पूछा था, यहाँ एक केस स्टडी इस बार आ गई थी AS17 से, इंपॉर्टेंट है बेटा टॉपिक्स, ठीक है ना। फिर आपके पास में AS19 से 4 मार्क्स 5 मार्क्स, 2 मार्क्स वाले कौन से, ये MCQs वाले हैं क्वेश्चन बने हुए। यहाँ पे देखो AS22 से बेटा 8 नंबर की सीधा केस स्टडी में आ गया था, 5 नंबर का, वेरी इंपॉर्टेंट। तो AS20 AS22 कैटेगरी ए टॉपिक है बेटा, कैटेगरी ए टॉपिक है, ठीक है ना। देन
आपके पास बाकी AS25 से एक बार 7 नंबर का आ गया, वो एक बार आया देखो, अब वो होने को कभी भी किससे भी आ सकता है। तभी मैंने बोला ना, चैप्टर किसी को नहीं छोड़ के जाना। मैं कैटेगरी ए उस एंगल से बोल रहा हूँ जिसकी फ्रीक्वेंसी बड़ी भी है, ज्यादा आई भी है, बाकी भी छोड़ के नहीं जाने। आप रिस्क ले रहे हो, आपकी मर्जी। देखो 23 से आप देखेंगे नहीं आया हुआ, बट वो एक बार इस वाले में क्वेश्चन में इंक्लूड हो गया था, ठीक है ना। या 27 से एज सच नहीं आया हुआ, बट वो बन सकता है कभी। बाकी सबसे इंस्टीट्यूट कहीं ना कहीं MCQ में पूछ रहा है, कहीं भी पूछ रहा है, वो उससे आपसे एनालिसिस में पूछ रहा है, ठीक है ना। फिर 28 से अब इंस्टीट्यूट ने पूछना शुरू कर दिया है, तो आई विल से कैटेगरी ए टॉपिक, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने पूछना शुरू कर दिया। 4 नंबर का भी आया, 7 नंबर का क्वेश्चन भी आ गया इस बार, ठीक है ना। अब ये ऐसे चैप्टर्स है, मैं बोलूँगा AS करो सारे, लगता है आपको थोड़ा बहुत रिस्क लेना है, वो एज अ स्टूडेंट आपकी मर्जी है। चैप्टर्स में रिस्क बिल्कुल नहीं लेना, ठीक है ना। चैप्टर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनीज, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बायबैक का MCQ में अच्छा खासा यूज हो जाता है। आपका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है, अमेलगमेशन, कंसोलिडेशन है। भाई इन 6 चैप्टर्स को तो करना ही करना है प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना। इनमें कोई भी एक प्रकार से कोई भी कंफ्यूजन, डाउट आप लोगों को कभी भी नहीं रखना है, ठीक है ना। सो ये मैं आप लोगों के लिए बेटा यहाँ पे एनालिसिस जो लेके आया था, इसमें मेरे को यही आपको बताना था किस चैप्टर से इंस्टीट्यूट क्या क्या पूछ रहा है, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाता जब आप जो बच्चे Jan 26 या May 26 की अपनी तैयारी कर रहे हैं। और आप लोगों को बताऊँ, मैं आप लोगों के लिए बेटा कुछ चीज़ प्लान भी कर रहा हूँ, और मेरे को पता है कि आप लोग उस चीज़ को गेस भी कर पाएंगे। आने वाले समय में आप लोगों के लिए बहुत सारा रेलिवेंट जो भी कंटेंट है ना फॉर Jan स्टूडेंट, फॉर May 26 के स्टूडेंट्स के लिए, वो आप लोगों के लिए आने वाला एक बहुत बड़ा सरप्राइज है आप लोगों के लिए जो आएगा। सो आप बच्चे मुझे बताना, क्या आप उसके लिए तैयार हो कि नहीं हो, और अगर आप तैयार हो तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन आई एम रेडी। वैसे आप लोगों के लिए बहुत सारे जैसे बोला चीज़ें आती रहेगी, बट डू राइट इन द कमेंट सेक्शन आई एम रेडी। एंड मुझे पूरा विश्वास है कि आप बच्चे अपनी तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे हैं। आप लोगों के लिए जो भी रेलिवेंट चीज़ें हैं वो सारी आप लोगों के लिए यहाँ पर इसी चैनल पे आती रहेगी। मेरे सब्जेक्ट का मैं आप लोगों के लिए बहुत सारा ढेर सारा कंटेंट लेके आने वाला हूँ, एंड आई एम श्योर कि आप लोग अपने एग्जाम्स के अंदर में फोड़ के आने वाले। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, जस्ट ट्रस्ट योर प्रिपरेशन, अपनी मेहनत करते चलो, हिम्मत मत हारो, लगे रहो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। सो मिलते हैं आप लोगों से आगे, एंड डू राइट इन द कमेंट सेक्शन आई एम रेडी।